आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है औरंगाबाद से, जहां 69 लाख रुपए लूटे गए हैं। इंडियन बैंक की जिनौरिया शाखा से 69 लाख रुपए की लूट हुई है। 8 की संख्या में आए नकाबपोश अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पंकज, एसपी औरंगाबाद पंकज हमारे साथ। पंकज जी, क्या इस घटना के बारे में क्या अभी तक जानकारी मिल पाई है? 11 बजे की घटना है। इंडियन बैंक जिनौरिया में 8-9 अपराधकर्मी 3 मोटरसाइकिल से आए, गार्ड को कैप्चर किए, गार्ड को घायल किए, भीतर घुसकर बैंक मैनेजर और कैशियर को अपने कब्जे में लिया और चेस्ट खुलवाकर और काउंटर पर से लगभग 69 लाख रुपए की लूट की है। तो लगभग आप कह रहे हैं कि 69 लाख की लूट हुई है। क्या रुपए मिला लिए गए हैं बैंक अकाउंट से? ये कार्रवाई चल रही है अभी। और अपराधियों के बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? किस तरफ निकले हैं, किस तरफ भागे हैं? प्रत्यक्षदर्शियों ने कुछ बताया आपको? जानकारी दी गई है। अपराधकर्मी का हुलिया भी सामने आया है। एक 50 साल का अपराधकर्मी है, जिसका चेहरा भी लोगों ने देखा है और उस संबंध में पहचान स्थापित कर कार्रवाई की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज आपके हाथ लगा है? बैंक में कार्यरत सीसीटीवी ठीक स्थिति में नहीं है। ये रिकॉर्डिंग यहाँ नहीं हो पा रहा था। हम लोग रास्ते का आने और जाने वाले रास्ते में सीसीटीवी को खंगाल रहे हैं। आपकी पेट्रोलिंग में क्या कुछ पता चला? आप कितनी देर पहले आपकी पार्टी उधर से पेट्रोलिंग करते हुए निकली या फिर आई थी? पेट्रोलिंग लगभग 300 मीटर दूर पे थी। ये घटना हुई है। उसके बाद घटना के बाद पेट्रोलिंग की गाड़ी आई है यहाँ। घटना के बाद आई है। और कितनी देर पहले पेट्रोलिंग हुई थी? लगभग 15 मिनट पहले यह घटना घटी। और 15 मिनट में लूट की घटना हो गई। चलिए आप जांच कीजिए। पंकज कुमार, एसपी औरंगाबाद, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि 300 मीटर की दूरी पर पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी थी। और संजय सिन्हा हमारे साथ, हमारे सहयोगी। संजय, जो पुलिस कह रही है उसका मुताबिक हुलिया पहचान लिया गया है और यह बताया जा रहा है कि 50 साल का एक व्यक्ति भी इस गिरोह में शामिल था। संजय जी विवेक। जी संजय, क्या जानकारी आपके पास है? और विवेक, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बैंक की शाखा खुलने के बाद लगभग 11 बजे ये 8 नकाबपोश अपराधी बैंक में घुसे और हथियार का भय दिखाकर गार्ड को कब्जे में लेकर उस पर चाकू से वार भी किया है। गार्ड घायल भी हुआ है और उसके बाद मैनेजर और कैशियर को कब्जे में ले लिया और चेस्ट खुलवाकर और जो काउंटर पर पैसे थे उन सभी पैसों को लूट कर आराम से चलते बने। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। और देखिए, हम उन जो नोटों के बंडल से उसके बारे में भी हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से कितने रुपए के कितने बंडल हैं। और पूरी जानकारी इस वक्त आप न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देख रहे हैं। तो देखिए 69 लाख में किस नोट के कितने बंडल है। 100 के तकरीबन 6000 से ज्यादा, 200 के 3450 बंडल, इसके अलावा 500 के 1380 बंडल। तो ये पूरे जानकारी आपको इस वक्त हम दे पा रहे हैं। लेकिन बड़ी चौंकने वाली बात यह है कि मात्र 300 मीटर की दूरी पर पेट्रोलिंग गाड़ी होती है और 15 मिनट पहले पुलिस पार्टी चक्कर लगाकर जाती है और लूट की इतनी बड़ी वारदात हो जाती है। यह गंभीर सवाल है। लेकिन एक सवाल और भी है कि बैंक में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वो ठीक नहीं थे। और यह भी जिम्मेदारी पुलिस की होती है कि जब वो बैंक में जाती है तो सीसीटीवी कैमरे को भी चेक करती है। अगर वो खराब है तो मैनेजर तक ये बात पहुंचाती है। और चलिए बड़ी खबर आ रही है गोपालगंज से, जहां पूर्व सांसद पप्पू यादव बाल बाल बचे हैं। जी हां, बाढ़ प्रभावित इलाके का जायजा लेने के लिए पप्पू यादव ट्रैक्टर पर बैठकर जा रहे थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी पानी में पलट गई। हालांकि गनीमत यह रही कि पप्पू यादव समय रहते गाड़ी से उतर गए, जिस वजह से उन्हें कोई चोट नहीं आई। हालांकि लोगों ने मेहनत के बाद ट्रैक्टर को पानी से निकाला और इसके बाद पप्पू यादव ट्रैक्टर पर बैठकर फिर आगे के लिए बढ़ चले। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों का, उन इलाकों का जायजा लेने के लिए पप्पू यादव एक ट्रैक्टर पर सवार तो हुए, लेकिन ट्रैक्टर का जो पहिया है वो धंस गया। हालांकि आप देख सकते हैं पप्पू यादव ने इस ट्रैक्टर को निकालने के लिए जो जुगत लगाई
वो भी इसमें दिख रहा है। वो ड्राइवर को बता रहे हैं कि किस तरीके से वो स्टीयरिंग दाहिने तरफ मोड़े और ये ट्रैक्टर निकल गया। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में जहां बाल बाल बचे हैं पप्पू यादव, जो कि बाढ़ पीड़ित इलाके का दौरा करने निकले थे, लेकिन किस तरीके से ये ट्रैक्टर एक तरफ झुक गया, ये इन तस्वीरों में देखिए। तो गोपालगंज से ये तस्वीरें जहां पानी में पलटने से ट्रैक्टर बच गया और बच गए पप्पू यादव, क्योंकि आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से सभी लोग सवार थे, पप्पू यादव के समर्थक थे जो बाढ़ग्रस्त इलाके का, प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए सवार हुए थे इस ट्रैक्टर पर, और पानी की तेज धार को इसी गाड़ी पर बैठकर पार किया जा रहा था। गनीमत ये रही कि इनकी गाड़ी पानी में पलटने से बच गई और एक तरफ गाड़ी झुक गई। हालांकि गनीमत ये रही कि पप्पू यादव समय रहते गाड़ी से उतर गए, इस वजह से उन्हें कोई चोट नहीं आई है। हालांकि लोगों ने मेहनत की, जुगत लगाई और ट्रैक्टर को पानी से निकाला, और इसके बाद पप्पू यादव ट्रैक्टर पर फिर सवार हुए और आगे निकल पड़े। तो गोपालगंज से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा तमाम जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, और इस बीच में किस तरीके से एक हादसा होते होते रह गया। पानी की कितनी तेज धार है, ये गोपालगंज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, बावजूद इसके अभी तक यहां कोई इंतजाम नहीं है, इन तस्वीरों से दिखता है। लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते, जाप अध्यक्ष होने के नाते पप्पू यादव ने अपनी उपस्थिति इन इलाकों में दर्ज कराई, और जब वो ट्रैक्टर से समर्थकों के साथ निकले तो बीच में जहां पानी की धार तेज थी, वहां सड़क का आकलन ड्राइवर नहीं कर पाया कि वहां स्थिति क्या है, और ट्रैक्टर एक तरफ लुढ़क सा गया। हालांकि गनीमत यह रही कि समय रहते पप्पू यादव ट्रैक्टर से नीचे आ चुके थे, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। तो लोगों ने किसी तरह पानी से बाहर इस ट्रैक्टर को निकाला है, और ये उस वक्त की हम तस्वीरें आपको, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। पप्पू यादव सुरक्षित हैं, उनके समर्थक सुरक्षित हैं, ट्रैक्टर का ड्राइवर सुरक्षित है, और बाल बाल बचे हैं ये सभी। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोपालगंज से, जहां पर पानी में पलटने से ट्रैक्टर बच गया और बच गए पप्पू यादव किसी बड़ी दुर्घटना के शिकार बनने से। हालांकि उन्होंने आप देख सकते हैं तस्वीरों में वो ड्राइवर को बराबर कह रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं कि आप ट्रैक्टर को किस तरीके से बाहर निकालिए। तो उसके बाद मेहनत शुरू हुई, कार्यकर्ताओं ने हाथ लगाना शुरू किया और ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। हालांकि पप्पू यादव इस बीच पीछे ही खड़े रहे, क्योंकि धार काफी तेज थी। ऐसे में एक बड़ी दुर्घटना होते होते बची है गोपालगंज से ये तस्वीरें। और मोतिहारी से एक बड़ी खबर आ रही है, गंडक नदी का रिंग बांध टूट गया है। पकड़ी दयाल के सुंदरपट्टी रास मंडल में यह बांध टूटा है, और रिंग बांध टूटने से गांव में अफरा तफरी मच गई है। तो बड़ी खबर, पानी की तेज धार देख सकते हैं, लगातार बांधों के टूटने का सिलसिला जारी है। पानी का प्रेशर इतना है, दबाव इतना है कि बांध उसे सह नहीं पा रहे, और ना ही उस पर कोई मेहनत की गई, उसे पानी की धार को मोड़ने का कोई प्रयास किया गया। तो इसका यह नतीजा है कि गंडक नदी का रिंग बांध टूट गया है। पकड़ी दयाल से सुंदरपट्टी रास मंडल में बांध टूटा। रिंग बांध टूटने से गांव में अभी अफरा तफरी का माहौल है। और छपरा जिले से खबर है, जहां बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह से बेहाल है। तरैया प्रखंड के 67 गांव में पानी भरा है, और इन गांवों के लोगों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। कई जगहों पर लोग पेड़ पर खाट लगाकर सो रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये मजबूरी है, ये विषय मजबूरी का है कि कैसे लोग पानी से बचने के लिए अपनी सामानों को लेकर पेड़ पर आसरा लिए हुए हैं। खाट वहीं डाल दी गई है, और इंतजार इस बात का है या तो पानी घटे या उन तक मदद पहुंचे। तो गोपालगंज में सारण तटबंध टूटने के बाद तरैया प्रखंड के गांव में पानी भर गया है, और बांध के टूटे हुए 8 दिन से ज्यादा हुए हैं, अभी तक पानी नहीं निकला है, और लोग शिकायत कर रहे हैं कि अभी तक कोई मदद नहीं मिली। डीएम का यहां यह कहना है कि जल्द ही व्यवस्था कर ली जाएगी। कोनो सुविधा ना मिलल, हमनी के बहुत दिक्कत बा ना, घर में भी पानी घुस गल बा, तिरपाल उरपाल खाना खुना के कोनो व्यवस्था नहीं के, ना राशन उसन कोनो कुछ नहीं के व्यवस्था भाई। मुखिया लगे जाते हैं, मुखिया कहता है उससे मतलब नहीं के, मारा मारी करला तैयार हो जाता लोग। वहाँ टीम्स बना दी गई हैं, जो लोग गांव में फंसे हुए हैं उनको हम लोग एनडीआरएफ के टीम के साथ मेडिकल टीम को भेज रहे हैं, और जो लोग शरण स्थली में शरण लिए हुए हैं, रोड के किनारे, कुछ लोग बांध के किनारे रुके हुए हैं, वहाँ भी हम लोगों की मेडिकल टीम जा रही है।
और हम लोग वहाँ भी जो भी आवश्यक दवाइयाँ हैं उन लोगों को पहुँचा रहे हैं। और जैसे ही पानी। और चलिए छपरा के बाद पूर्णिया की तरफ मुड़ते हैं, जहां बायसी में हजारों की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ प्रभावितों के बीच अभी तक कोई सरकारी मदद नहीं पहुंची और यहां के जो लोग हैं इस भीषण बाढ़ में जुगाड़ की नाव चलाने को मजबूर हैं। थर्मोकोल यानी कि जुगाड़ से बनाई गई नाव के सहारे लोग घर से बाहर निकलते हैं। इस दौरान कई बार हादसे भी होते हैं और यहां के लोगों की परेशानियों का जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी कुमार प्रवीण ने। मैं अभी मौजूद हूँ बायसी अनुमंडल के चकला गांव में और ये पूरा इलाका जो है वो साल के 6 महीने सैलाब और कटाव की पीड़ा झेलता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों का एकमात्र सहारा है नाव, और लोग थर्मोकोल का नाव बनाकर खेत या कहीं आवागमन करते हैं। आइए हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये बताइए कि यहाँ देखा जाता है कि महिलाएं भी थर्मोकोल का नाव लगा। जी सर, बिल्कुल। यहाँ पे जो फोम का नाव बनाया जाता है बहुत मुश्किल के साथ, कम से कम खर्चा भी आता है जो बनाते हैं उससे, की वजह से आप लोग अभी जैसे हमारा श्री जी कुछ सामान पैकेज दे रहे थे, कितनी मुश्किल, एक औरत गिर भी गई थी और बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इतना बड़ा नदी है जो काफ़ी इसमें करंट भी है, तो इसे प्रशासन को कुछ नावों का भी सुविधा देना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। जगह जगह पे कम से कम पुल नहीं दे रहे हो, कम से कम तो नाव का सुविधा दीजिए। कम से कम कितनी मुश्किल के साथ इस पार से उस पार करती है, सुविधा नहीं है। मैं चनकी गांव में हूं, यहां पे लगभग 20 घर बाढ़ में मतलब धंस गया और यहाँ के लगभग 100 लोग बेघर हो गए हैं और सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी मदद नहीं मिला है। कोई पुल या कोई सड़क नहीं है, तो ऐसे में नाव एकमात्र सहारा है। क्या लग रहा है, नाव भी सही तरीके से मिल रही है इन लोगों को? यहाँ नाव की तो बिल्कुल भी कोई सुविधा नहीं। लोकल लोग जो होते हैं वो थर्मोकोल से नाव बना के जान को जोखिम में डाल के, लगभग यहाँ से 1 घंटे की रास्ता है और लोग बहुत मुश्किल से यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे ये कनकई और परमान और महानंदा नदी का ये इलाका है और इस इलाके में अक्सर सैलाब आती है और लोगों को आवागमन का एकमात्र सहारा नाव ही है। लेकिन सरकारी नाव नहीं रहने के कारण यहाँ लोग थर्मोकोल का नाव बनाकर लोग आवागमन करते हैं और ऐसे में जब कभी भी लोग बीमार पड़ते हैं या इमरजेंसी सेवा होती है तो लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, बायसी, पूर्णिया। और कटिहार के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। हजारों एकड़ में लगे मखाना और धान की खेती पानी में तबाह हो गई। ऐसे में किसान काफी परेशान हैं। किसानों का दर्द जाना हमारे सहयोगी सुब्रत ने। नेपाल जब पानी छोड़ता है, कटिहार प्राणपुर के इस इलाके में बाढ़ की हालत बनता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये प्राणपुर इलाका है और ये हुंडेली गांव है। इस गांव में बड़े पैमाने पर मखाना और धान की खेती होता है, लेकिन बाढ़ के दस्तक के साथ ही अब सब कुछ सुहाहा हो गया है। किसान परेशान हैं, सरकार से निदान की उम्मीद कर रहे हैं। किसान क्या चाहते हैं और क्या समस्या है, आइए बात करते हैं। क्या समस्या है, किस चीज़ की खेती होता है सबसे ज़्यादा? यहाँ पर विशेष रूप से धान का खेती अभी इस सीजन में हो रहे हैं, लेकिन जो किसान जो लगाए थे बहुत मेहनत किए थे, अभी आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं, सब पानी में बह गए। अभी जो है नेपाल से पानी आए हुए हैं, पूरा गांव में ये हुंडेली प्राणपुर प्रखंड के हुंडेली पंचायत के बस्तुल पंचायत के हुंडेली गाँव है। इस गाँव में पूरा बाढ़ ही बाढ़ है। 5-5 एकड़ लगा रखा है, कोई 6 एकड़ 7 एकड़ ऐसे लगा रखा है सर। तो सारे सर ढह गया। कितना किसान है इसमें? तो 2-2-2.5 हज़ार हो ही जाएगा किसान का, ऐसा है। तो क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से मदद चाहते हैं और क्या मांगेंगे। तो देख सकते हैं आप इस इलाके में धान और मखाने के बड़े पैमाने पर खेती होता है, लेकिन बाढ़ ने सब कुछ दहा दिया। अब उम्मीद सरकार से है कि आगे की राह आसान हो, इसके लिए कोई उपाय किया जाए। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। और दरभंगा के आकाशवाणी केंद्र में पानी भरने लगा है, जिसके कारण प्रसारण को बंद कर दिया गया। आकाशवाणी केंद्र की मशीनों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। आकाशवाणी के प्रसारण की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। करके ऊंचे स्थान पर सुरक्षित अभी रखा गया है, ताकि पानी का जब भी स्तर कम हो तो उसको फिर से ऑन एयर करने के लिए थोड़ा कम मशक्कत करना पड़े। और बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पटना के होटल पाटलिपुत्र अशोक को अस्पताल के रूप में तब्दील कर दिया गया है। यहां कोरोना जांच के साथ उपचार की सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आज इस अस्पताल का जायजा लिया और स्वास्थ्य मंत्री से बात की हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने।
बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। पटना में होटल अशोका को जो है वो अस्पताल में तब्दील किया गया है और यहाँ पे आपको बता दूं ये होटल अशोका का जो पहले होटल हुआ करता था, लेकिन अभी ये 75 बेड का ये अस्पताल तैयार किया गया है और इसमें हर बेड पे जो है ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो लगी हुई है। हर जगह जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था है। ये 2 फ्लोर में तैयार किया गया है, एक नीचे के फ्लोर में, एक ऊपर के फ्लोर में। पूरे 75 बेड का ये अस्पताल तैयार किया गया है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके। यहाँ पे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो लगातार जो है इसके मुआयना कर रहे हैं और आपको बता दूं कि यहाँ पे जो अस्पताल में जो भर्ती मरीज हैं उनके साथ वीडियो के द्वारा जो है उनका हालचाल भी जो है वो जान रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि जो मरीज यहाँ पे भर्ती हैं उनकी भी लगातार जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनकी वो पूछ रहे हैं कि वहाँ पे व्यवस्थाएं कैसी हैं, वहाँ पे खाना बढ़िया मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सारे बातों की जानकारी जो है वो स्वास्थ्य मंत्री खुद जो है वो ले रहे हैं यहाँ अस्पताल पहुंच करके। देखिए, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि बिहार में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की गई। 13 विभागों के 929 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति कल कर दी गई और सभी लोगों से कहा गया है कि 7 दिनों के अंदर वो जहां उनका पदस्थापना हुआ है वहां जाके योगदान करें। जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग है उसके माध्यम से ये चयन हुआ था। ये एक बड़ा काम स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से राज्य की जनता की सेवा के लिए हुआ है। आज जब मैं यहाँ आया हूँ इस पाटलिपुत्र अशोका होटल में, तो आप सब लोग देख रहे हैं हर बेड पे ऑक्सीजन लगाया गया है, हर बेड पे दवाइयों का किट रखा हुआ है। उनके प्रतिदिन के उपयोग के जो सामान होते हैं मरीजों के, वो सामान रखे हुए हैं। तो ये स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ा भरोसा दिलाया है और खास करके डॉक्टरों की टीम जो 929 के जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो बहाली हुई है ये इस कोरोना के समय में एक बेहतर नतीजा दे सकती है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। चलिए, बड़ी खबर आ रही है। बांद्रा के बैंक शाखा पहुंची बिहार पुलिस की टीम। केस मामले में पटना पुलिस ने सुशांत के बैंक अकाउंट की जानकारी हासिल की। बैंक से अकाउंट का स्टेटमेंट भी लिया गया है। 4 सदस्यों की टीम में 2 अलग अलग टीमें बनी हैं और 2 लोगों की टीम मुंबई पुलिस से संबंधित जानकारी हासिल कर रही है, जबकि दूसरी टीम सुशांत के बैंक से जुड़ी जो जानकारियां हैं उसे हासिल कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, इस पूरे मामले में बैंक अकाउंट की जानकारी हासिल करने पटना पुलिस की टीम पहुंची है और बैंक अकाउंट से पूरी तरह से बैंक का जो अकाउंट स्टेटमेंट है वो लिया जा रहा है। 4 लोगों की टीम में 2 टीमें बनाई गई हैं जो अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीके से जांच कर रही है। एक टीम मुंबई पुलिस से जानकारी ले रही है और दूसरी जो टीम है वो घूमकर उन जगहों पर दस्तावेज इकट्ठा करने में जुटी हुई है। तो बांद्रा के बैंक शाखा से खबर है कि बिहार पुलिस की टीम वहां पहुंच चुकी है और बैंक अकाउंट की जो जानकारियां हैं उसे हासिल करने की कोशिश की जा रही है। अमित हमारे साथ है अपडेट के साथ। अमित, अपडेट बताएं। देखिए, निश्चित तौर पे अभी जो है पटना पुलिस पहुंच चुकी है बांद्रा में। कोटक महिंद्रा बैंक का जो ब्रांच है जिसमें सुशांत सिंह का अकाउंट है, जहां पे 15 करोड़ रुपए का जो है ट्रांजैक्शन हुआ था, उस पूरी जानकारी खंगालने के लिए जो है पुलिस पहुंच चुकी है। और पुलिस जो है 2 टीमों में काम कर रही है। 1-2 लोगों की जो टीम है वो पहुंची है मुंबई पुलिस से जानकारी हासिल करने के लिए और 2 लोगों की टीम जो है वो पहुंची है बैंक में। अकाउंट जो है स्टेटमेंट खंगाल रही है, वहां के मैनेजर से पूछताछ चल रही है। अकाउंट था, किस तरह से ट्रांजेक्शन हुआ है 15 करोड़ रुपए का, और भी क्या ट्रांजैक्शन हुए उसकी पूरी जानकारी जो है ब्रांच में जो है ली जा रही है। मैं आपको बताऊं कि जो 3 कंपनियां थी जिसमें से 2 कंपनियों में जो है रिया डायरेक्टर थी, एक में उसका भाई डायरेक्टर था। और जो खुलासा एक और हुआ है कि नवी मुंबई में एक फ्लैट है, फ्लैट नंबर 503, वहां पे उस फ्लैट के नाम पे इन 2 कंपनियों को जो रजिस्टर्ड किया गया था और वो फ्लैट जो है रिया के पिता के नाम पर है। लेकिन ना उस फ्लैट में कभी रिया गई, ना उसका पिता गए, न कभी सुशांत गए। तो आखिरकार वो फ्लैट रिया के नाम पे क्यों है और फ्लैट के नाम पे कंपनी क्यों रजिस्ट्रेशन करवाएगी? क्या कोई पैसों का हेरफेर वहां किया गया? उस बात की जानकारी भी जो है बैंक से ली जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। अमित, तो जो बता पा रहे थे सारी इंफॉर्मेशन, जानकारियां बिहार पुलिस ले रही है और जैसा कि हमने आपको बताया कि इस पूरे मामले में जो पल पल की अपडेट है हम आपको बता रहे हैं। टीमें 2 भाग में बंट गई है। हालांकि
जो मुंबई के गृह राज्य मंत्री हैं वो जरूर कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल का जो इस्तेमाल है वो पालन नहीं किया गया, लेकिन इतना जरूर है कि जो जांच है वो अपनी दिशा में चल रही है। और जो कहा जा रहा है कि बिहार पुलिस जिस जांच को आगे बढ़ाने के लिए गई है, जिस मदद के सहारे, खासकर मुंबई पुलिस की मदद के सहारे इस जांच के एंगल्स को ढूंढने की कोशिश कर रही है, ये दायरा देखिए किस तरीके से बढ़ता है। टीम पहुंचती है बैंक अकाउंट की छानबीन करने के लिए, उससे जुड़े हुए जो ट्रांजैक्शन हैं, जो लेन देन हुए हैं, उसके बारे में पता लगाने के लिए बांद्रा के बैंक शाखा पहुंच गई है बिहार पुलिस की टीम। और जो जानकारी है कि बैंक अकाउंट की जानकारी हासिल करने के लिए यह टीम पहुंच गई है और कोशिश यही है कि बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट ले लिया जाए, जिससे यह पता चल जाएगा कि आखिर जो 15 करोड़ रुपए जिस अकाउंट से निकले वो गए कहां, किन अकाउंट्स में गए। उसके बाद पूछा जाएगा कि आखिर ये गए कैसे और सुशांत की इस पर राय क्या थी ये जब पैसे भेजे जा रहे थे। और इधर मुंबई पुलिस 14 जून से जांच में जुटी है, लेकिन अब तक सुशांत के सुसाइड केस में कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आ रही थी। लेकिन पटना पुलिस मुंबई पहुंची, जांच शुरू हुई, महज 2 दिन में नए खुलासे होने लगे। 3 लोगों से पटना पुलिस ने मुंबई में पूछताछ की है और जो खबरें अब तक सामने आ रही हैं, बड़ी खबर उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती, जिस पर सुशांत को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप है और जो सुशांत के साथ लिव इन में रह रही थी, उसने सुशांत की सोशल लाइफ को पूरी तरह वीरान कर दिया था। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के मोबाइल का सिम अपने पास रख लिया और उसके मोबाइल में अपने साथी सैमुअल मिरांडा के नाम पर सिम लेकर उसके मोबाइल में डाला। पटना पुलिस ने सुशांत की बहन रसोइया अशोक और महेश सेट्टी, जो कि सुशांत के जिगरी दोस्त बताए जा रहे हैं, उनसे पूछताछ की है। इसमें मामला सामने आया कि रिया ने ऐसा इस वजह से किया ताकि सुशांत अपने दोस्तों से अलग हो जाएं, कट जाएं, कोई संपर्क न रहे और अलग थलग पड़ जाएं और पूरी तरह रिया पर वे डिपेंडेंट हो जाएं, यानी कि निर्भर हो जाएं। यह भी खबर आ रही है कि पटना पुलिस को पूछताछ में यह जानकारी मिली है कि रिया चक्रवर्ती के पास सुशांत सिंह राजपूत का एक मोबाइल फोन, लैपटॉप और कुछ हार्ड डिस्क हैं, जो कि रिया 8 जून को सुशांत के घर से जाने से पहले अपने साथ ले गई थी। और पटना पुलिस की जांच में अब लैपटॉप, मोबाइल और हार्ड डिस्क को रिया से हासिल करना प्राथमिकता में शामिल हो गया है। और चलिए खबरें लगातार